हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है, फिलहाल चर्चा में क्यों बना हुआ है और जो भारतीय संविधान है वो इसके बारे में क्या कहता है। तो देखते हैं कि यूसीसी क्या है और क्यों ये चर्चा में बना हुआ है। तो देखो, यूसीसी है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। हिंदी में क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता। तो क्या है, क्या कहता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जाति, धर्म, लिंग आदि की परवाह किए बिना, जाति, धर्म, लिंग आदि की परवाह किए बिना एक समान, परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों में, परवाह किए बिना व्यक्तिगत, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनों। ठीक है, क्या कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जाति, लिंग, धर्म आदि की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू हो। ठीक है, तो यूसीसी का मतलब समझ में आ गया। तो क्या भारत में एक समान कानून लागू नहीं है? तो देखो, हमारा जो आर्टिकल 14 है, वो आर्टिकल 14 है, क्या कहता है कि कानून के लिए सभी लोग समान हैं, कानून सबके लिए समान है। लेकिन जब व्यक्तिगत मामलों की बात आती है, पर्सनल मामलों की बात आती है, उनमें कानून एक जैसा नहीं है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। अब व्यक्तिगत मामले कैसे? जैसे विवाह का मामला है, शादी विवाह से संबंधित, या फिर तलाक से संबंधित, या फिर संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति में हिस्सेदारी की बात आती है। तो इन सब मामलों में अलग अलग राज्यों में या अलग अलग धर्मों में एक जैसा कानून नहीं है, अलग अलग कानून है। ठीक है, तो यूसीसी क्या कहता है? यूसीसी कहता है कि इन सभी मामलों में भी, इन सभी व्यक्तिगत मामलों में भी पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। लेकिन ये अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ पे लागू है, कौन कौन से राज्यों में लागू है? तो आज़ादी से पहले ये लागू था गोवा के अंदर। आज़ादी से पहले कहाँ पे लागू था? गोवा में। और फिर 27 जनवरी 2025 27 जनवरी 2025 को ये उत्तराखंड में भी लागू हो जाता है। तो पहला स्टेट, ये तो आज़ादी से पहले ही लागू था यहाँ पे यूसीसी, और दूसरा बनता है जो आज़ादी के बाद पहला। और वैसे भारत की बात की जाए तो उत्तराखंड दूसरा राज्य है। अब फिलहाल यूसीसी चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि जो तीसरा राज्य है, या फिर हम ये कह सकते हैं आज़ादी के बाद दूसरा जो राज्य है, वो बना है गुजरात, जिसने यूसीसी बिल पास किया है। ठीक है, गुजरात की जो विधानसभा है उसने 24 मार्च 2026 को यूसीसी बिल पास किया है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि गुजरात आज़ादी के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जिसने कि यूसीसी को पास किया है। ठीक है, तो फिलहाल चर्चा में है
किसकी वजह से? गुजरात में पास हुए बिल की वजह से। अब इसके क्या क्या प्रावधान है यूसीसी के, यहाँ पे गुजरात में जो पास हुआ है क्या क्या प्रावधान है उसको एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। देखो यूसीसी के क्या क्या प्रावधान है यहाँ पे हम देखते हैं। देखो कि सभी विवाह गुजरात के अंदर, अब ये जो गुजरात में लागू हुआ है तो गुजरात के सभी नागरिकों के लिए है कि जो गुजरात में रह रहे हैं वो भी, और जो गुजरात से बाहर गए हैं और गुजरात के नागरिक हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात के नागरिक हैं लेकिन फिलहाल कहीं पे बाहर रह रहे हैं, सबके लिए लागू है। तो सभी विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है, ठीक है, कि जैसे शादी हुई है, शादी के 2 महीने के अंदर अंदर क्या है कि सभी को शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो यूसीसी का एक पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि सभी जितने भी विवाह होंगे उनका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो जरूरी है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसको एक पेनल्टी के रूप में या फाइन के रूप में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रावधान क्या कहता है? दूसरा प्रावधान कहता है कि बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध। अब क्या होता था मुस्लिम धर्म में, कुछ लोग एक से ज़्यादा शादियां कर लेते थे, एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे, तो उसके ऊपर मैंने बताया ना कि यूसीसी क्या कहता है कि व्यक्तिगत मामलों में, शादी विवाह के जो मामले हैं इनमें एक समान कानून होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्या हुआ है यहाँ पे गुजरात में बात की बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, कि चाहे कोई पुरुष है या कोई महिला है वो एक ही शादी करेगा, 2 शादी नहीं करेगा, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुविवाह पर क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? लिव इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लिव इन संबंध का मतलब क्या है कि शादी से पहले, अगर कोई शादी से पहले लड़की लड़का है वो साथ रहना चाहते हैं तो उनको एक रजिस्ट्रेशन करवा के साथ रहना अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई अगर साथ रहना है, लिव इन में रहना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सभी धर्मों के लिए समान तलाक, ठीक है, ये तलाक है यहाँ पे, समान तलाक नियम होंगे। अब अलग अलग धर्मों में तलाक के जो धार्मिक मामलों की बात की जाए तो तलाक के नियम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो वो तलाक ले सकता है। ऐसा नहीं कि तलाक नहीं ले सकता, तलाक ले सकता है लेकिन कानूनी रूप से, ठीक है। और सबके लिए, चाहे कोई गुजरात में रहने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, सबके लिए तलाक का जो नियम है वो एक जैसा होगा कि भाई कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है तलाक लेने का, उस तरीके से आप तलाक ले सकते हो। और अगला प्रावधान क्या कहता है कि पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो जो बेटा बेटी है उनको जो प्रॉपर्टी है माँ बाप की उसमें क्या है? समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेन क्या है? प्रावधान है यूसीसी के, जो बिल पास हुआ है वहाँ पे गुजरात के अंदर। अब संवैधानिक आधार क्या है? अब ये जो यूसीसी है इसकी बात कहाँ पे की गई है? डीपीएसपी में। कहाँ पे की गई है? हमारे संविधान का डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? हमारे संविधान के 4th पार्ट में, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी बताता है। डीपीएसपी के पॉइंट है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो आर्टिकल 44 किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। और ये क्या कहता है? देखो 4 दोनों क्या है? एक समान है। इसका मतलब क्या है कि ये किसके बारे में बात करेगा? समान कानून के बारे में बात करेगा। कौन से कानून? व्यक्तिगत मामलों के, ठीक है। तो हमारे संविधान में यूसीसी कहाँ पे है? यूसीसी आर्टिकल 44 में। कहाँ पे है? 44 में। और किसका पार्ट है ये पार्ट है डीपीएसपी का। और डीपीएसपी का पार्ट होने का मतलब क्या है? डीपीएसपी का पार्ट होने का मतलब क्या है? देखो डीपीएसपी में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जितने भी अधिकार लिखे गए हैं, जैसे ये मान लेते हैं यूसीसी लिखा हुआ है वहाँ पे,
डीपीएसपी में कि भाई राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो यूसीसी को लागू करे। लेकिन अगर कोई राज्य जैसे हरियाणा में लागू नहीं है या पंजाब में लागू नहीं है, तो लागू नहीं है तो हम क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में जाके ये नहीं करेंगे कि भाई हमारे राज्य में भी यूसीसी को लागू करो। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य की स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लागू करे। अगर लागू नहीं कर पाता है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, ठीक है, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो डीपीएसपी में जितने भी पॉइंट या जितने भी हम अधिकार कह सकते हैं, जितने भी अधिकार लिखे हुए हैं, उनको हम कोर्ट के थ्रू लागू नहीं करवा सकते। तो वो सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी बनती है। तो उत्तराखंड एक राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया, उसके बाद गुजरात दूसरा राज्य बना जिसने ये यूसीसी लागू किया, और गोवा में तो आज़ादी से पहले ही यूसीसी लागू है, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि लैंगिक समानता हो, ठीक है। इससे क्या आएगी, यूसीसी से क्या आएगी कि जो जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता है, वो आएगी। और क्या, संवैधानिक नैतिकता। अब देखो संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बेटा बेटी है, उसको प्रॉपर्टी में बेटे को अधिकार है लेकिन बेटी को अधिकार नहीं है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पे गैर नैतिकता वाली बात है। तो इससे क्या होगा, संवैधानिक नैतिकता भी आएगी। और क्या है, कानूनों के सरलीकरण होंगे। इससे क्या है, कानून है वो थोड़े आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य। तो ये इधर प्रावधान है इस यूसीसी के। अब फिलहाल ये गुजरात ने लागू किया है और पूरा भारत, मोदी ने भी बहुत बार, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी बहुत बार चर्चा की है कि हम इसको पूरे भारत में लेके आएंगे। तो देखते हैं पूरे भारत में आता है या नहीं, लेकिन हम ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है। तो यूके, गुजरात और गोवा में पहले से ही लागू था, ठीक है। तो और कोई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में फीडबैक दें। थैंक यू।